नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैंने सम्राट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा के शीतकालीन निवास मुखवा में बर्फ से ढके पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद लिया उत्तराखंड में और यहां एकत्रित लोगों का अभिवादन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा के शीतकालीन निवास मुखवा में स्थानीय कलाकारों द्वारा पारंपरिक लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाने के दौरान उनके बीच पहुंच गए। आप तस्वीर देखिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के हरसील में बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। ट्रैक और बाइक रैली को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार मिलकर काम कर रही है। 4 धाम, ऑल वेदर रोड, आधुनिक एक्सप्रेसवे, राज्य में रेलवे, विमान और हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार, 10 सालों में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है, उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड के लिए केदारनाथ रोपवे परियोजना और हेमकुंड रोपवे परियोजना को मंजूरी दे दी। साथियों, उत्तराखंड की ये भूमि हमारी ये देवभूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। 4 धाम और अनंत तीर्थों का आशीर्वाद, जीवनदायिनी मां गंगा का ये शीतकालीन गद्दी स्थल आज एक बार फिर यहां आकर आप सब अपने परिवारजनों से मिलकर मैं धन्य हो गया हूं। साथियों, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए हमारी डबल इंजन सरकार मिलकर काम कर रही है। 4 धाम, ऑल वेदर रोड, आधुनिक एक्सप्रेसवे, राज्य में रेलवे, विमान और हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार, 10 वर्षों में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है। अभी कल ही उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। कल केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। इससे बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं के लिए केदारनाथ यात्रा अपने टूरिज्म सेक्टर को डायवर्सिफाई करना, 12 मासी बनाना, 365 दिन ये उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में कोई भी सीजन हो, कोई भी सीजन ऑफ सीजन ना हो, हर सीजन में टूरिज्म ऑन रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जब भी सूचना मिलती है कि यहाँ विदेशी ताकतें सक्रिय हो रही हैं तो सरकार और कानून ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए
सक्रिय हो जाते हैं। देखिए, यहाँ कानून का राज है यूपी में। कोई भी अपराधी अपराध करेगा तो वो बचेगा नहीं। ज्यों सूचना मिलती है कि विदेशी ताकतें यहाँ सक्रिय हो रही हैं तो सरकार भी सक्रिय हो जाती है, कानून भी सक्रिय हो जाता है। ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा है कि तेजस्वी यादव का सपना मुख्यमंत्री बनना है। सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिहार की जनता ने उनके माता पिता को 15 साल का राज देखा है। बिहार की जनता ने, जहां कोई शासन नहीं था, लालू प्रसाद जी ने राज किया और जब चारा घोटाले में जेल जाने लगे तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने कहा कि वे परिवार से बाहर नहीं निकले। पति, पत्नी और बेटा, यही आरजेडी पार्टी है। ये बिहार का क्या भला करेंगे? देखिए, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का सपना मन में पाले हुए हैं। अब सपना अगर देखे हैं वो, तो सपना देखना कोई बुरा चीज नहीं है। हम पहले भी कहते रहे, सपना वो देखें। लेकिन बिहार की जनता 15 साल तक उनके माता पिता के शासन को देख चुका है, जहां कोई शासन ही नहीं था, जिस राज्य में कोई शासन नहीं था। लालू प्रसाद जी शासन किए। जब चारा घोटाला में वो जेल गए या जाने लगे तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो एक तो कि वो परिवार से बाहर निकले ही नहीं, और अब अपने पुत्र को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो पति, पत्नी, पुत्र, यही तो पार्टी है। क्या बिहार का भला करेगा? क्या बिहार की सोच है? क्या बिहार की समस्याओं के बारे में उनकी जानकारी है? लालू प्रसाद जी के राज में बिहार में सड़क नाम की कोई चीज कहीं नहीं थी। बिजली किसी गांव में नहीं था। बिजली का खपत पूरे प्रदेश में 600 मेगावाट होता था। आज लगभग 7000 मेगावाट बिजली का खपत है। बिहार में कानून व्यवस्था थी नहीं। अपहरण का उद्योग चलता था। उद्योग की फिरौती कहां वसूली जाती थी, ये सब जानते हैं। तो न कानून व्यवस्था था, न सड़क थी, न बिजली थी, न कोई आपदा का प्रबंधन था। बाढ़ आता था तो लालू जी कहते थे कि अरे बाढ़ आ गया तो क्या दिक्कत है, बाढ़ के पानी के साथ मछली आ गया, गरीब सब मछली खाएगा, हो गया। तो ये तो उनकी सोच रही। मानवता के, पीड़ित मानवता, आपदा के बारे में। आपदा एक ऐसी चीज है जब कोई भी आपदा पीड़ित सरकार से अपेक्षा करता है कि उसको सहयोग करेगी सरकार, तो उनको कोई मतलब नहीं था इस सबसे। अपने साथियों को अपमानित करना। लालू जी के बारे में उनके पुत्र जो अभी बोल रहे हैं, लालू जी के शासनकाल में तो वो थे भी नहीं, होश में भी नहीं थे। उनको वो मैच्योर भी नहीं हुए थे कि कुछ जाने, वो समझे। तो जरा अपने पिताजी माताजी से कभी बुला के पूछे, अपने साथियों को किस तरह अपमानित करते थे। 2 को कुर्सी रखते थे, हम लोग तो देखे हैं, अपनी आंख से न देखा हुआ है। 2 को कुर्सी रखते थे, एक ऊपर अपने बैठते थे और ऊपर अपना दोनों पैर उठा के रखते थे। अब बड़ा से बड़ा आदमी जो आता था तो खड़ा रहता था, उसे खड़े खड़े बात करते थे, और 3 मिनट बात करने के बाद कहते थे जाओ खर्चा होइए, जाइए खर्चा होइए। यही उनका स्टाइल था शासन करने का। आज नीतीश कुमार को बोलने के बारे में क्या हक है? नीतीश कुमार जी ने बिहार में सड़क बनवा दिया, सड़क का जाल बिछा दिया। सड़क बनवाया नहीं, सड़क का जाल बिछा दिया।
गांव-गांव में बिजली पहुंचा दिया, गांव-गांव की बात छोड़ दिए, घर-घर बिजली पहुंचा दिया। 20 घंटे 22 घंटे ग्रामीण इलाकों में और शहरों में 23 घंटे 24 घंटे बिजली मिल रही। कानून व्यवस्था आज 12 बजे 1 बजे 2 बजे 4 बजे भोर में भी कोई आदमी बिहार के किसी कोना से किसी कोना में जाए, उसको कोई रोकने ठोकने वाला नहीं है। तो ये है कानून व्यवस्था। तो ये शासन को उनकी नजर में खटारा है, और उनका जो माता पिता का जो शासन था वो बड़ा स्वर्णिम शासन था बिहार का। अरे भाई, किसको मूर्ख बना रहे हो यार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त क्रेडिट कैंप के शुभारंभ पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक नए भारत का दर्शन किया है। यह भारत दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत है। हमारे देश के युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है और अगले 2 वर्षों में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। 2500 लाभार्थियों के लिए 100 करोड़ रुपए के ऋण की वितरण की भी व्यवस्था यहां पर की गई है। आपने देखा होगा, भारत एक नई दिशा में चला है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक नए भारत का दर्शन किया है। यह भारत आज दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत है। यह नया भारत है। यह भारत किसी का अनुगामी नहीं, बल्कि दुनिया को अपना अनुगामी बनाता है, अपने सामर्थ्य से, अपनी ऊर्जा से। और उस ऊर्जा के प्रतीक हैं आप सभी युवा, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। और अगले 2 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में और अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है, वह हमारे उद्यमियों की होने वाली है। युवा उद्यमी, नए उद्यमी, एक नई संस्कृति को जो आगे बढ़ाया गया है, स्टार्टअप की संस्कृति, स्टैंडअप की संस्कृति, मेक इन इंडिया की संस्कृति, यह हमारे युवाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। और उसी प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए आपने देखा होगा कि यहां पे हमने युवा उद्यमियों को ऋण वितरण किए। और मुझे अच्छा लगा कि गोरखपुर और बस्ती मंडल के 7 जनपदों के, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, इन सभी जनपदों के युवा आज इस मंच पर आकर के और अपने जनप्रतिनिधियों के सम्मुख अपना ऋण प्राप्त करते हुए, प्रफुल्लित करते हुए जा रहे थे। जब ये स्कीम हम बना रहे थे, मुझे तभी आपकी ऊर्जा पर विश्वास था। और विश्वास इस बात का था कि आपके पास विजन है। उस विजन को धरातल पर उतारने के लिए पूंजी की आवश्यकता है। बहुत सारे नौजवान हैं जो अपना स्टार्टअप तैयार करना चाहते हैं, अपना कारोबार प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन पूंजी का अभाव होता है। उसके उस मजबूरी को मजबूरी नहीं बने रहने देंगे, बल्कि उसके उस विजन को वास्तविक धरातल पर उतारेंगे। और इसके लिए हमने कहा कि एक नई स्कीम चलनी चाहिए, और वह स्कीम चली है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी की स्कीम। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत हम लोगों ने देश के माननीय उपराष्ट्रपति जी की उपस्थिति में उनके हाथों से इसका पोर्टल जब लागू किया। चलिए आगे बढ़ेंगे। मोतिहारी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्के मकान देने के सरकारी प्रयासों के बीच भ्रष्टाचार और धांधली का गंभीर मामला सामने आया है।
मोतिहारी के मेहसी प्रखंड के छिटकहिया पंचायत में आवास सहायक अभिषेक चंचल द्वारा लाभार्थियों से नाम जोड़ने के बदले पैसे मांगने का ऑडियो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में आवास सहायक अभिषेक चंचल कथित तौर पर खुलेआम पैसे लेने और उन्हें सूची में शामिल करने की बात कर रहे हैं। वायरल हुए ऑडियो में आवास सहायक और पंचायत के एक व्यक्ति के बीच बातचीत दर्ज है। इसमें आवास सहायक कथित रूप से कह रहे हैं कि सबसे पैसा ले लो, आज आएंगे और सबका नाम जोड़ देंगे। हालांकि इस वायरल ऑडियो की पुष्टि लाइव इंडिया नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल हो रहा है और स्थानीय प्रशासन के लिए सवाल खड़े कर रहा है। वहीं जैसे ही आवास योजना में रुपए मांगने का ऑडियो वायरल हुआ, इस जिला प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए उप विकास आयुक्त शंभू शरण पांडे ने आवास सहायक को सेवा से मुक्त कर दिया। मामले को लेकर उप विकास आयुक्त शंभू शरण पांडे ने कहा कि मीडिया के माध्यम से एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर आवास सहायक से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। संतोषजनक जवाब नहीं आने पर उक्त आवास सहायक को सेवा मुक्त कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले भर में आए इस तरह के मामले सामने आएंगे तो ऐसे कर्मियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आप भी सुनिए उस ऑडियो वायरल को और उसके बाद पदाधिकारी ने क्या कुछ कहा। ये सबसे ले लो, 7 गो है ना जी। 7 से ले लो, हम आएंगे 7 वो करेंगे, 8 गो फार्म उसका रेडी रखो तुम। वो सब का पैसा पहले ही मांगे सर। हाँ ले लो। जानते हैं सर, पहले पैसा मांगते हैं ना, तो कहता है सब धर लेगा, ये अपने न देगा तो काम लगेगा। सुनो ना, नहीं होगा तो कहना कि आज रिटर्न कर देंगे, 2 घंटा में रिटर्न कर देंगे, नहीं हो ले लो। हम वो सब लफड़ा नहीं सुनना चाहते, जैसे काम कराएंगे हम तुमसे ले लेंगे जी। कैसे मोबाइल में रहता पेंडिंग, जो नहीं दिया वो जो डिलीट मरवा देना, समझा। इन्हें कि बिहान देवे परसों देवे, हम वो बाकी साकी नहीं लगाएंगे। कैसे मोबाइल मेरा भरते जा रहा है सर। हाँ 2-3 गो में तो कहा है ज्यादा गरीब से कथी करिए। अब यार तोरा में यही सब लफड़ा, सब गरीब वाला 1000-2000 रुपये कौन चीज है, कितना गरीब है था बात तो देख यार, ये सब लफड़ा जखने 2.5 लाख 3 लाख गिनते जखने गरीब नहीं रहते। बात है सर। अब कमा करवे में गरीब हो गए, आ गड़िया गिनने में गरीब नहीं रहते ना। ये सब हमरा दुखड़ा मत सुना, जिसको करवाना है करवाओ, समय कम है। कैसे कि तो आपके जैसे 75 गो लाइन में लगल है जी सर। जे खरंटल हो रहा था, जे भी की जो गरीब है तरीब हम सुनते रहे जी। ठीक सर, इसलिए तुम लेकर रखो, हम फर्स्ट टाइम तोरे काम खींचेंगे, तब जाएंगे उपेंद्र तर। हाँ एगो जवान है कि हमारे रिश्तेदार कुटुंब में है सर, उनका उम्र जो है 53-54 साल हो गया, कोनो उपाय लगाना दीजिए सर। तो उपाय लगा, माल ज्यादा देवे कहो तो उपाय लगाएंगे। खास है गांव का, मैंने गांव में है वो साला। सुनील सुरेश, एक तो गलती कराएगा काम, तो सब चीज हम ही सहेंगे, कुछ तो उसको सहना पड़ेगा। अच्छा, तुम ही बता दो। अच्छा सर, आओ देखे हाँ सुनो, फर्स्ट बार आएंगे, अब काम करेंगे, माल लेंगे, तब घसकेंगे, ठीक है। जे नहीं देगा वो डिलीट मरवा देना सन, मोबाइल में वो देगा जहना होगा काम। हम फर्स्ट में तोरे काम खींचते हैं, अब फर्स्ट में हर किच नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक ऐसे उपेंद्र भगवत एक जिरी लाइन लगल है, काम करवे लगे। ठीक है सर। ठीक ओके। संदर्भ में लगातार हम लोगों ने जिला DRDA जो है, उसमें भी DRDA डायरेक्टर के नेतृत्व में एक टीम गठित किया हुआ है और सभी प्रखंडों के लिए भी अलग से टीम गठित किया हुआ है कि आवास सर्वेक्षण के कार्य को वो अच्छे से देखें, और साथ ही अगर कहीं शिकायत आती है तो उस शिकायत को भी हम लोग एड्रेस करते हैं। उसी के आलोक में कल एक सूचना प्राप्त हुई थी झिटकहिया मीडिया के साथियों के माध्यम से ही। झिटकहिया ब्लॉक में झिटकहिया पंचायत है मेहसी का, वहाँ के आवास सहायक का एक ऑडियो वायरल हुआ था और हम लोगों ने उनसे शो कॉज मांगा था 12 घंटे के अंदर, और वो शो कॉज प्राप्त हुआ, लेकिन बहुत संतोषजनक नहीं है। हम लोगों ने कठोर कार्रवाई करते हुए उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया। अच्छा सर, ये कौन से मैं बताना चाहूँगा कि भी मैं जो कर रहा था तो वही संचिका थी, और इसके माध्यम से हम लोग एक संदेश भी देना चाहते हैं कि कहीं भी अगर इस प्रकार की शिकायत आएगी तो उस शिकायत को बहुत ही सख्ती से, कठोरता से उसका निष्पादन किया जाएगा। उसके साथ ही हम लोगों को कुछ और शिकायत जहाँ भी प्राप्त होती है तो विधिक रूप से हम लोग उसकी जांच कराते हैं। और मैं आपको अवगत भी कराना चाहूँगा कि 3 आवास सहायक पे और हम लोगों ने कार्रवाई की है और उनकी वेतन में कटौती किया है, और लगातार साल भर पूरे वर्ष के लिए
उनके वेतन में हम लोगों ने कटौती किया है, दंडात्मक कार्रवाई, कठोर कार्रवाई भी किया है। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी की 47वीं बटालियन ने एक यूक्रेनी नागरिक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार विदेशी नागरिक नेपाल में अपनी यूक्रेनी करेंसी को भारतीय रुपए में बदलने जा रहा था। इस दौरान एसएसबी के जवानों ने उसे धर दबोचा। जांच के दौरान उसका भारतीय वीजा पहले ही समाप्त हो चुका था। उसके बावजूद वह भारत में बीते कुछ महीनों से रह रहा था। पूछताछ में सामने आया कि यूक्रेनी नागरिक बॉर्डर को पश्चिम बंगाल के मायापुर में नीलांचल भवन में रह रहा था। वह नेपाल में अपनी यूक्रेनी करेंसी को भारतीय रुपए में बदलना चाहता था। इसके पीछे कारण था कि भारत में यूक्रेनी सिम कार्ड रोमिंग में काम नहीं करता। नेपाल में यह सिम सक्रिय रहता है। वह वहां जाकर अपने बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र करने की योजना बना रहा था। इस दौरान यूक्रेनी नागरिक पकड़ा गया। सुरक्षा एजेंसियां गिरफ्तार यूक्रेनी नागरिक को पूछताछ के बाद उसके पिछले यात्रा और रिकॉर्ड और भारत में उसकी गतिविधियों की लगातार जांच की जा रही है। बीजेपी नेता चेन्नई में सीआर केसवर ने औरंगजेब पर अबू आज़मी के बयान पर कहा है कि हमने अबू आज़मी के घृणित बयान को देखा और कैसे उनके नेता अखिलेश यादव ने उनका समर्थन किया। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अबू आज़मी को सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आप वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और सांसदों की घृणित और शर्मनाक टिप्पणियों को देखें जो औरंगजेब जैसे पापी तानाशाह की पूजा करते हैं। The Congress party categorically clarifies whether glorifying this evil murderous bigot is now the official ideology and the official position of the Congress party. We have seen Abu Azmi's despicable statement and his suspension, and how his leader Akhilesh Yadav insensitively now has backed him up, saying nobody can prevent Abu Azmi from speaking the truth, endorsing his praise of Aurangzeb. But you look at the disgusting and shameful remarks of Congress MPs and senior Congress leaders, idolizing a sinful despot like Aurangzeb. So one wonders whether in the next meeting of the Congress party they will feature posters and banners of Aurangzeb, because that is the extent to which they are praising and singing pains of Aurangzeb. See what the statements the Congress leaders have made. One Congress MP from Rajya Sabha goes to the tomb of Aurangzeb, and Aurangzeb slaughtered, butchered, killed millions of innocent people and targeted, devotees of the Hindu faith. He systematically demolished temples, places of worship, and he broke sacred idols and threw them on the, public places so that they can be trampled and demeaned. This is the history of Aurangzeb, and one man and Congress MP goes and prays in his tomb. There is another Congress senior leader who says, we should not target Aurangzeb, sympathizing with Aurangzeb. To top it all, Imran Masood, the member of parliament from Saharanpur belonging to the Congress party, says, Aurangzeb, this despot, should be credited for Akhand Bharat, and praised that how glorious the GDP was during Aurangzeb's time. The Congress party should be ashamed of itself, because this is a direct insult to the great legacy of Guru Tegh Bahadur, the great legacy of Chhatrapati Shivaji Maharaj, and the sacrifice of Sambhaji Maharaj. The Congress party and Rahul Gandhi specifically have never made up any comment about it. What prevented them from tweeting and condemning Aurangzeb? The issue here is very simple. The Congress has been having a repeated past of attacking Sanatana Dharma and eliminating Sanatana Dharma. Aurangzeb stood for the same. Aurangzeb beheaded Guru Tegh Bahadur. And you remember the Sikh riots which happened on the Congress watch. Congress party allies with parties who say openly they want to eradicate Sanatana Dharma, which is what Aurangzeb unsuccessfully tried to do and failed. Now it is, if the Congress party keeps quiet and doesn't take action on these leaders, the Congress party cannot come and say we distance ourselves from the statements they made, whether like they said for Sam Pitroda. Here the Congress party has to take stern action on these Congress MPs and leaders who have praised Aurangzeb, who is the antithesis of India and who has been one of the most notorious despots in our history.
the Congress party fails to take action against these leaders, it is very clear that Rahul Gandhi and the Congress leadership endorse the glorification of a bigoted despot like Aurangzeb. मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।